Hi, welcome to e-learning session for grade 10 SS Geography. Okay, we are studying chapter 6. We are almost done with this chapter. Tick. So let's quickly see what is left out. Let's refer our textbook. Okay, now our textbook says during our last few sessions we discussed about pollution, in which we studied about air pollution, water pollution, thermal pollution, and noise pollution. So ड्यूरिंग दीज वी फाउंड कि हमारा जो इंडस्ट्री है वो एयर पोल्यूशन के मामले में तो 51% जो हिस्सेदारी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एयर पोल्यूशन की, वो इंडस्ट्रीज़ की है। और बेसिकली पोल्यूशन तो वही है कि जब भी कोई एक अनडिज़ायर्ड प्रोडक्ट या जिसकी ज़रूरत नहीं है हमें, अगर हम उस चीज़ को डिस्चार्ज करें एयर में, वाटर में, लैंड पे, ठीक, विच इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड और नॉट एट ऑल डिज़ायर्ड बाय द एनवायरनमेंट, तो ऐसी चीज़ों को हम पोल्यूटेंट बोलेंगे और इस पूरे प्रोसेस को पोल्यूशन बोल देंगे। तो हमने ये सारी चीज़ें देखी, नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में देखा। देन आर नेक्स्ट टॉपिक वाज कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। जब हम देख रहे हैं कि इतना सारा पोल्यूशन है हमारे पास, इतने डिफरेंट वैरायटी का एयर पोल्यूशन से लेके थर्मल नॉइज़, ठीक, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, तो वी नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन। सो हमने इसमें कई सारे सॉल्यूशंस डिस्कस किए थे। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, जब आप कभी भी प्रॉब्लम पढ़ते हैं तो साथ में उसका सॉल्यूशन मालूम होना चाहिए, तो सॉल्यूशन विल बिकम एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। द क्वेश्चन कैन बी डिस्कस या डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स फॉर कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इस तरीके से पूछा जा सकता है। या लिस्ट द वेरियस कंट्रोल मेजर्स फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो कहीं भी अगर बात आती है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने की, तो हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हम वहाँ पे लिखाएंगे। मिनिमाइजिंग ऑफ यूज़ ऑफ वाटर, अब पानी के यूज़ को कम कर दें। अगर वो नहीं कर सकते तो रिसाइकल एंड रीयूज़ करें 2 से 3 बार। तो जितना ज़्यादा हम रिसाइकल रीयूज़ कर रहे हैं उसी पानी को वापस यूज़ करते जा रहे हैं, इतना मीन्स उतना कम हम ग्राउंड टेबल से विड्रॉ कर रहे हैं पानी, ठीक। सेकेंड इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स। इवन रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में आपको पता ही है कि जो पानी बारिश का है वो यूजुअली हमारे घरों से टेरेस पे पड़ता है, टेरेस से पानी नीचे आता है और वो नाली के ड्रेन से होते हुए वेस्ट चला जाता है। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन स्टोर दैट वाटर इन अ टैंक एंड यूज़ इट। तो अगर हम ये काम कर रहे हैं, तो जब हम बारिश के पानी को स्टोर करके यूज़ कर रहे हैं, मीन्स हम वाटर टेबल से या बोरिंग का पानी नहीं ले रहे, मीन्स वी आर नॉट यूटिलाइजिंग ग्राउंड वाटर टेबल का पानी, ठीक। मैंने अपने घर में छोटा सा ये एक ट्रायल किया हुआ है। आई हैव अ ह्यूज टैंक, वो बड़ा वाला सिंटेक्स का टैंक है। तो व्हाट आई डू, हमारे जो टेरेस पे आउटलेट है, जो बारिश का पानी का आउटलेट है, उसको मैंने पाइपलाइन से कनेक्ट करके उस सिंटेक्स के टैंक में डाल दिया। नाउ व्हेन एवर रेन कम्स, वो टैंक फिल हो जाता है अपने आप, और उसको लेके उस पानी को फिर मैं अपने गार्डन में यूज़ कर लेता हूँ। तो जब मैं उस पानी को यूज़ कर रहा होता हूँ तो मुझे बोरिंग से जो मैंने पानी भरा है दूसरे टैंक में, उसको यूज़ नहीं करना है मुझे। सो इट इज़ अ मेथड ऑफ सेविंग वाटर। आप लोग भी अपने घरों में कर सकते हैं। अभी जो रेनी सीज़न है, इसमें जो बारिश का छत से पानी आ रहा है उसको कहीं कंटेनर में स्टोर कीजिए, फिर उसको गार्डन में या क्लीनिंग पर्पस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट वाज ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग देम इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स। इसके बारे में बात कर चुके हैं। ट्रीटिंग हॉट वाटर्स की जब बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट थर्मल पोल्यूशन, जहाँ पे हम
जो थर्मल पावर प्लांट है, न्यूक्लियर रिएक्टर से, इनसे निकला हुआ जो सीधा गर्म पानी है, उसको जब हम वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज करेंगे तो एक्वाटिक लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उससे पहले होना क्या चाहिए कि उस पानी को हम कूल डाउन कर लें, किसी टैंक में कूल करें या सीरीज़ ऑफ पाइपलाइन के थ्रू रूट करें, वो जिगजैग मोशन में पाइपलाइंस के थ्रू घूमता रहे, और इस कोर्स में जब वो जिगजैग मोशन में पाइप्स में घूम रहा है पानी, तो हीट डिसिपेट करता रहेगा उस पाइपलाइन में और पानी ठंडा होकर डिस्चार्ज हो जाएगा। दूसरा मेथड था जहाँ पे हम पोल्यूटेड वाटर का जो हमारा पोल्यूटेड वाटर है जिसे इंडस्ट्री ने यूज़ कर लिया है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हो सकता है केमिकल्स हो, डाई हो, इस तरह के अनडिज़ायर्ड चीज़ें होंगी, तो उनको हम डायरेक्ट डिस्चार्ज करने से पहले क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। तो वहाँ पे 3 चीज़ें होंगी, प्राइमरी वाटर ट्रीटमेंट, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी में क्या करेंगे हम लोग, बेसिकली विल रिलाई ओनली ऑन सेडिमेंटेशन पार्ट, ठीक है। तो स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फॉल्कुलेशन एंड सेडिमेंटेशन करेंगे। फॉल्कुलेशन में हम उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स डालते हैं ताकि वो जो डर्ट पार्टिकल है, अनडिज़ायर्ड पार्टिकल, उसके साथ स्टिक हो जाए और उसको लेके जल्दी बॉटम की तरफ सेडिमेंट हो जाए। सेडिमेंटेशन के प्रोसेस को क्विक कर देता है फॉल्कुलेशन। तो बेसिकली फर्स्ट पार्ट है सेडिमेंटेशन। अगर हमारा कचरा जो है वो बॉटम में बैठ गया तो उसको हम बॉटम से आराम से निकाल सकते हैं। रेस्ट ऑफ द वाटर कैन बी ट्रांसफ़र टू द नेक्स्ट लेवल, जो हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट है, वहाँ पे हम भेज देंगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में क्या करते हैं, हम बायोलॉजिकल एजेंट्स डालते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट जब हम इस वाटर टैंक में डालेंगे तो वो जो बची हुई इम्प्योरिटीज़ हैं उसको ख़त्म करेगा। एंड थर्ड इज़ टर्शरी, जहाँ फिज़िकल, केमिकल, यूवी क्लोरिनेशन, यूवी लाइट और जो अदर प्रोसेसेस से उसे बिल्कुल क्लियर करेगा ताकि वो यूज़ किया जा सके वाटर और हार्मफुल ना रहे। फिर हमने कुछ बात की थी ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर की, ठीक। तो दीज आर द मेथड्स। और अब जो हम एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का काम है बिजली प्रोवाइड करना, ठीक, बिजली पैदा करना। अब ये बिजली प्रोड्यूस कैसे करता है, इलेक्ट्रिसिटी। नाउ द नेम इटसेल्फ सजेस्ट इट्स थर्मल पावर प्लांट। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोल को ब्लास्ट फर्नेस में जलाया जाएगा। कोल जब जलेगा, ठीक, वो पानी को बॉईल करेगा, पानी को इस कदर बॉईल करेगा कि वो सुपर इवेपोरेटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। अब ये सुपर इवेपोरेटेड स्टीम विल ड्राइव द एंटायर टर्बाइन शाफ्ट। टर्बाइन को रोटेट करेगा, टर्बाइन ब्लेड्स रोटेट होंगी, उसके दूसरे एंड पे जनरेटर्स लगे होंगे, जो जनरेटर फिर उसके बाद बिजली देगा, ठीक। तो ये इनका वर्किंग प्रिंसिपल है। और जो फ्यूल ये लोग यूज़ कर रहे हैं वो मैक्सिमम कोल होता है। और कोल के बारे में हमने पढ़ा है कि कोल जब ब्लास्ट फर्नेस में जलता है तो एक तो गैसेस रिलीज़ करता है, साथ में फ्लाई ऐश रिलीज़ करता है, और जलने के बाद बॉटम में भी कुछ ऐश बचेगा। सपोज़ ये मेरा ब्लास्ट फर्नेस है, ठीक, यहाँ मैं कोल को जला रहा हूँ, तो होगा क्या, अब यहाँ से कुछ तो गैसेस इवॉल्व होंगी, साथ में फ्लाई ऐश, छोटे छोटे पार्टिकल, पार्टिकुलेट मटेरियल्स वाइट कलर के, ये भी हवा में उड़ेंगे। मगर जलने के बाद जो राख बच जाएगी उसे मैं बोलूँगा बॉटम ऐश, और जो हवा में वाइट पार्टिकल उड़ रहे हैं उन्हें बोल दिया जाएगा फ्लाई ऐश, ठीक। तो ये जो एनटीपीसी नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक बड़ा प्रोड्यूसर है पोल्यूशन का हमारे देश में, ठीक। मगर ये किसी गलत काम के लिए पोल्यूशन नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा एक प्राइमरी एम है कि बिजली तो चाहिए, देश को डेवलप करना है आपको, तो फॉर इंडस्ट्रीज़, फॉर पर्सनल यूज़, डोमेस्टिक यूज़, इन सारी चीज़ों के लिए हमें बिजली चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो ये कॉस्ट, जो एडिशनल कॉस्ट हम देते हैं, वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन
के कीमत पर हम बिजली को बनाते हैं यहाँ पे एनटीपीसी में, क्योंकि कोल जला रहे हैं, कोल हमारा एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहा है, मीन्स वी आर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट. तो बट दिस एनटीपीसी और ऑर्गेनाइजेशन जो है या कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जब काम करता है तो साथ में उनका एक और फंडा ये रहता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑल द ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी. अब जैसे एनटीपीसी है, एनटीपीसी काम कर रहा है, देश के लिए काम कर रहा है बिजली बनाने का, ठीक, उसको अल्टीमेटली बेचता है वो, मगर जब ये काम कर रहा है तो साथ में हमारा एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहा है. तो इस कारण से इस ऑर्गेनाइजेशन की एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी सोसाइटी के लिए, राइट. अब चूँकि ये सोसाइटी में, जिस समाज में हम रह रहे हैं, वहाँ पोल्यूशन ये फैला रहा है, तो उसको कम करने का उत्तरदायित्व भी इसी का है. द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद एनटीपीसी और एनी ऑर्गेनाइजेशन. तो देर इज़ समथिंग कॉल्ड CSR, वो सब इनको करने. तो एनवायरनमेंट के प्रति इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लेट्स सी व्हाट टेक्स्ट बुक हैज़ टू से अबाउट this. NTPC is a major power providing corporation in India. It has ISO certification for EMS, Environment Management System 14001. ये जो ISO ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये हर एक फैक्ट्री को, इंडस्ट्री को, ऑर्गेनाइजेशंस को स्टैंडर्डाइजेशन का सर्टिफिकेट देता है. जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में आप विज़िट करेंगे तो यू विल फाइंड दीज फैक्ट्रीज आर बीइंग सर्टिफाइड बाय सम ऑफ द एजेंसीज. जैसे नेवी से तुरंत रिटायर होने के बाद मैंने एक सर्टिफाइड लीड ऑडिटर का कोर्स किया. मीन्स आई कैन सर्टिफाई अ कंपनी फॉर इट्स कंप्लायंस टू एनवायरमेंटल मैनेजमेंट या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, एडहेरेंस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. इन सब चीज़ों के बारे में मैंने भी काफ़ी पढ़ाई की थी. चलिए, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ सेट पैरामीटर्स होते हैं, ठीक. दे हैव देयर सर्टन सेट पैरामीटर्स. अगर कोई इंडस्ट्री, फैक्ट्री उनके रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करता है तो, या उनकी क्वालिटी जो है, काम करने की क्वालिटी सही है, कंज्यूमर सेक्टर में भी अगर उसके कस्टमर सेटिस्फाइड है, या उनके काम की क्वालिटी कैसी है, इन सारी चीज़ों को असरटेन करने के लिए ISO 9000 है, ठीक. अलग अलग सेक्टर्स में, फील्ड में उनके अलग अलग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का नंबर्स है. जैसे 14001 इज़ फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, फिर 49000 दैट इज़ फॉर सेफ्टी, 21000 सीरीज़ का जो सर्टिफिकेशन है वो है हमारा फूड के बारे में, और 9000 इज़ फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. तो ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू. जो फैक्ट्रीज़ को मिलता है वो मिलता है QMS के लिए, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए 9000, ISO 9000 सीरीज़. तो NTPC जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे ISO सर्टिफिकेशन मिला है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम 14001, ठीक. और इसका ड्यूरेशन रहता है कई बार 1 ईयर से लेके 3 ईयर्स तक. आफ्टर एवरी 1 to 3 ईयर दे हैव टू गेट दिस सर्टिफिकेशन renewed. चलिए, द कॉर्पोरेशन हैज़ अ प्रोएक्टिव अप्रोच फॉर प्रिजर्विंग नेचुरल एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज लाइक वाटर, ऑयल, गैस, फ्यूल इन प्लेसेस वेयर इट इज़ सेटिंग अप पावर प्लांट्स. तो अब जब कॉरपोरेशन अपना पावर प्लांट लगा रहा है, कहीं पे भी नई जगह पे लगाएगा, तो ये इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और प्रोएक्टिवली इसको करना पड़ेगा कि जिस एरिया में अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हैं, प्लांट लगा रहे हैं, वहाँ का वाटर, ऑयल, गैस, फ्यूल, इन सारी चीज़ों को सही रखे, प्रिजर्व करके रखे, नेचुरल एनवायरनमेंट को, रिसोर्सेज को इंटैक्ट रखें. तो और ये लोग ये कैसे कर पा रहे हैं? तो बोलते हैं कि फर्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट. तो सही बात है,
हम पोल्यूशन को, इंडस्ट्रीज़ जो काम कर रही हैं वो अपने पोल्यूशन को कम करना चाहती हैं, तो कैसे कर सकती हैं कि भाई आप कम करना चाहते हो तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपने पास लेके आइए, जो ऑब्सलीट हो गई है पुरानी टेक्नोलॉजी है उसे डिस्कार्ड कर दीजिए, है ना। जैसे मेरी एक साइकिल है, ठीक, वो पुरानी होती जा रही है तो उसमें फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वो स्लो पड़ेगी, उसमें साउंड जनरेट होगा। वैसे ही जो इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर वो पुराने मशीनरी के साथ, पुराने टेक्निक्स के साथ यूज़ करते रहेंगे उसे, तो पोल्यूशन उतना ज़्यादा बढ़ता रहेगा। तो industries need to keep themselves upgraded in terms of technique and equipment. Second, waste generation by minimizing waste generation by maximizing ash utilization. अब यहाँ पे क्या है कि कोयला जला रहे हैं, एनटीपीसी कोयला जला रहा है, मतलब कोयला के जलने के बाद नीचे ऐश बच रहा है, बॉटम ऐश ब्लास्ट फर्नेस में, और हवा में पार्टिकुलेट मटेरियल की तरह साथ में फ्लाई ऐश बच रहा है। तो उसको कहीं ना कहीं ये मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेगा, फ्लाई ऐश के जनरेशन को, और फ्लाई ऐश के यूटिलाइजेशन को बढ़ाएगा और जनरेशन को कम करने की कोशिश करेगा, राइट। और इसको करेगा कैसे, ये उसके बारे में नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट फॉर नर्चरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, एड्रेसिंग क्वेश्चन ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर अफॉरेस्टेशन। तो जहाँ पे भी ये न्यू प्लांट रहेगा एनटीपीसी का, ये लोग क्या इंश्योर करते हैं कि उस एरिया में ग्रीन बेल्ट का फॉर्मेशन किया जाए, ठीक, ताकि वहाँ का इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। अब जनरली इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगानी है तो हो सकता है जंगलों में लगानी पड़े, ठीक, डिफॉरेस्टेशन करना पड़े। तो इस पर्पस को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाए हैं, एसपीवीज बोलते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये एसपीवीज अफॉरेस्टेशन के लिए स्पेशल उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। मीन्स अगर कोई पेड़ लगा हुआ है तो मेरे पास, और मुझे वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे जैसा नॉर्मल आदमी उस पेड़ को काट देगा। मगर दे हैव सर्टेन स्पेशल व्हीकल जहाँ रूट्स के साथ ही उस पेड़ को उखाड़ के निकाला जाएगा और कहीं सूटेबल जगह पे फिर खड्डा करके वहाँ उसे दोबारा प्लांट किया जा सकता है। तो इस तरह के एसपीवीज दे हैव डेवलप्ड। रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट पोल्यूशन थ्रू ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट एंड ऐश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। अब यहाँ पे मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, सी दिस। तो यहाँ हमारी दोनों बातें क्लियर हो जाएंगी, ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट, ओके। चलिए, तो सपोज़ ये मेरा एनटीपीसी का बॉयलर है जहाँ पे हम वाटर को बॉयल करते हैं सुपर एवापरेटेड स्टीम बनाने के लिए। तो यहाँ पे जब मैं कोयला जला रहा हूँ तो कोयला जलने के साथ यहाँ पे ऐश निकलेगा। कोयला जलने के बाद देखते हैं आप, नीचे राख बच जाती है। तो ये बॉटम ऐश को यहाँ से मैं कलेक्ट कर लूँगा, एक पॉन्ड बना रखा है मैंने, ठीक, इस पॉन्ड में यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो चिमनी से या बॉयलर से, ब्लास्ट फर्नेस से, चिमनी से जो फ्लाई ऐश निकलता है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लगाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, पढ़ा था हम लोगों ने। या फिर फैब्रिक फ़िल्टर्स लगा दूंगा, बीच में कपड़े के फ़िल्टर्स लगा दूं जिसके बीच में छेद जो है वो इतना छोटा होना चाहिए कि फ्लाई ऐश उससे बड़ा हो, ताकि आराम से आके उसमें फंस जाए। तो फैब्रिक फ़िल्टर, ईएसपी, ठीक, इन सब से हम फ्लाई ऐश को रोक पाएंगे। रोक के हम उसको इन पाइपलाइंस के थ्रू पानी के साथ मिला के स्लरी बना के, मतलब दलदला बना के इस टैंक में कलेक्ट कर लेंगे, राइट। जब हमने इस टैंक में कलेक्ट कर लिया मीन्स अब ये हवा में पार्टिकुलेट मटेरियल की तरह उड़ेगा नहीं,
क्यों? क्योंकि उसको हमने फ्लाई ऐश को ट्रैप कर लिया, ट्रैप करके वाटर के साथ मिला के इस टैंक में मिला दिया। जो बॉटम में बचा हुआ ऐश था उसको हमने कलेक्ट कर लिया और इस ऐश पॉन्ड में डाल दिया वाटर के साथ। ठीक, तो ये हो गया हमारा वाटर ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट सिस्टम। अब ऐश पॉन्ड में जो पानी हमने इकट्ठा किया है, क्योंकि हम अगर इसको ऐसे ही ड्राई ऐश रखेंगे तो फिर हवा के साथ उड़ के ये हवा में मिल जाएगा। तो इसको हमने स्लरी दलदला बना दिया, पानी के साथ मिक्स कर दिया। ठीक, जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा तो हम उसके बाद सूख के ड्राई हो जाएगा तो उसको कहीं भी लैंड फिल करना है, हमें खड्डा है वहाँ पे भरने की ज़रूरत है तो इस ड्राई ऐश को यूज़ कर लेंगे। अब बच गया नीचे पानी, गंदा पानी, उस गंदे पानी को हम ट्रीट करके फिर रिवर्स में डाल देंगे। ठीक, तो ये है हमारा पूरा प्रोसीजर। And the last one is ecological monitoring, review and online database management for its past station. तो अब ज़रूरत ये भी पड़ेगी इन लोगों को कि इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग करें, मॉनिटर करना पड़ेगा कंटिन्यूसली कि कहीं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन तो नहीं हो रहा, इकोलॉजिकल बैलेंस को तो हम हार्म नहीं कर रहे। ऑनलाइन टाइमली रिव्यू करना पड़ेगा और एक ऑनलाइन डेटाबेस बनाया है ताकि ये सारी चीज़ें हर पावर प्लांट पे उनके जो भी पैन इंडिया ऑल इंडिया में जितने पावर प्लांट्स हैं उनको हम कंटिन्यूसली मॉनिटर कर पाएँ। तो विद दिस वी पुट एन एंड टू टुडेज सेशन। टुमारो विल ट्राई टू डू अ क्विक recap of this chapter and further on we'll start with DP's last chapter. ठीक, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।